सो हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेल थ्योरी के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं सेल थ्योरी के ऊपर। सो ज़्यादा देर ना करते हुए सेल थ्योरी को स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर कंप्लीट सीरीज आएगी सेल बायोलॉजी की। अब बने रहिए, सेकंड वीडियो है सेल बायोलॉजी की। सो व्हाट सेल थ्योरी इज, सीधा क्वेश्चन यहीं से। जो सेल थ्योरी है उसका दूसरा नाम भी है सेल हाइपोथेसिस। थीसिस का मतलब होता है कोई प्रैक्टिकल थ्योरी। थीसिस का मतलब होता है कोई प्रैक्टिकल थ्योरी। सो सेल थ्योरी किस किसने दी थी? दो बंदों ने मिलकर सेल थ्योरी दी थी। एक का नाम था स्लेडियन और दूसरे का नाम था स्वान। ये सेल थ्योरी कहती क्या थी, इसके अंदर ड्रॉबैक्स क्या थे, इसकी लैकिंग पॉइंट क्या था? सो स्लेडियन और समान ने दोनों ने मिलकर 1838 के अंदर 1838 के अंदर सेल थ्योरी दी। सेल थ्योरी के अंदर जो स्लेडियन थे वो एक बोटेनिस्ट था और स्वान जो थे वो एक जूलॉजिस्ट था। सो बोटनिस्ट वो होता है जो कि पादप की रिसर्च करता है, और जूलॉजिस्ट वो होता है जो जंतु के ऊपर रिसर्च करता है या उन्हें पढ़ता है, उनकी स्टडी करता है। सो जो बोटनिस्ट थे स्लेडियन, उन्होंने बोला कि जो कंप्लीट प्लांट बॉडी है, जो कंप्लीट प्लांट बॉडी है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से बनी हुई है। डिफरेंट सेल से कंपोज्ड है, वो बनी हुई है। ठीक है, एक चीज तो इन्होंने बोल दी बोटनिस्ट ने। जो स्वान थे, जो जूलॉजिस्ट थे, उन्होंने बोला कि जो एनिमल सेल है, जो जंतु का जी कोशिका है, उसके बाहर एक कवरिंग पाई जाती है जिसको आज के दिन हम जानते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन दोनों एक ही चीज हैं। सो इन दोनों ने जब कंबाइन किया, दोनों ने जब कंबाइन किया तो पता चला कि एनिमल और प्लांट बॉडी कंपोज्ड हुए हैं सेल से और प्रोडक्ट ऑफ द सेल्स। एक तो सेल से बने हुए हैं, और जो भी सेल के प्रोडक्ट्स हैं, जो भी बाय प्रोडक्ट्स हैं या फिर सेल से ही बने हुए हैं, जैसे कि सेल्स, सभी सेल्स इकट्ठा हुए, उन्होंने टिश्यू की फॉर्मेशन की। टिश्यू ने फिर ऑर्गन की, ऑर्गन ने फिर ऑर्गन सिस्टम की। सो एक सिस्टमिक तरीके से क्या है, सभी कंबाइंड है, कंपोज्ड है। ऐसा किसने बोला? सेल थ्योरी ने बोला। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन जनरेट हो गया। एक क्वेश्चन आया दिमाग के अंदर, किसके अंदर? रुडोल्फ वर्चो साहब ने एक क्वेश्चन उठाया 1855 के अंदर कि ठीक है, ये मान लेते हैं कि कंप्लीट कोई भी बॉडी है वो सेल से और प्रोडक्ट ऑफ सेल से बनी हुई है, लेकिन ये बताओ कि नए सेल्स आए कहां से? जो न्यू सेल्स हैं वो कहां से जनरेट होते हैं? सो इस चीज का आंसर नहीं कर पाए स्लेडियन एंड स्वान। सो इन्होंने क्या किया फिर, बाद में रुडोल्फ वर्चो ने रिसर्च की, इसी को फर्दर रिसर्च की, और इन्होंने अपनी एक अलग थीसिस दी जिसके अंदर इन्होंने बताया कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ये उनकी लैंग्वेज के अंदर उन्होंने बोला कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला। यहां से क्वेश्चन बनता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला किसने स्टेटमेंट दी? ये स्टेटमेंट दी थी रुडोल्फ वर्चो ने। सो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या था कि जो नए सेल हैं वो बनते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से। जो पुराने जो सेल हैं उन्हीं से नए सेल्स की फॉर्मेशन आती है। ठीक है, सो ये किसने बोला? रुडोल्फ वर्चो ने। कौन से सन के अंदर? 1855 के अंदर। सो अभी जो पुरानी सेल हाइपोथेसिस थी, जो सेल थ्योरी थी, अब उसका नाम हो गया मॉडर्न सेल थ्योरी। सो अगर क्वेश्चन यहां से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, ट्रिकी हो सकता है क्वेश्चन। पहला ये पूछ सकते हैं कि सेल थ्योरी किसने दी? सो आंसर विल बी स्लेडियन एंड स्वान। ये दोनों ही आंसर हैं। अगर पूछ ले मॉडर्न सेल थ्योरी किसने दी, अगर मॉडर्न नाम आ जाए तो मॉडर्न के अंदर आपको तीन नाम याद रखने होंगे: स्लेडियन, स्वान और रुडोल्फ वर्चो। ये तीनों नाम आपको याद रखने होंगे। अभी इस सेल थ्योरी की कुछ एक्सेप्शंस अभी भी हैं, कुछ ड्रॉबैक्स या फिर बोलो एक्सेप्शंस जो इस सेल थ्योरी के ऊपर खरे नहीं उतरते। जैसे कि वायरस, वो आपका वायरस हो गया, प्रोएंस और वायरोड्स, तीनों के तीनों ए सेलुलर हैं। ए सेलुलर हैं, इनके अंदर कंप्लीट सेल नाम की कोई चीज नहीं है, और तीनों के तीनों लिविंग भी हैं। सो एक चीज को इन्होंने और कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, एक स्टेटमेंट को और, कि कोई भी चीज, कोई भी सेलुलर चीज से नीचे कुछ भी कोई भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं शो करता। ये बात भी इन्होंने गलत कर दी, क्योंकि एक ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो कर रहा है, जैसे कि वायरस, प्रोन और वायरोड्स। एक्चुअली ये करते क्या हैं? ये क्या करते हैं, ये होस्ट सेल को
जाके पकड़ते हैं, उसके अंदर अपना डीएनए मटेरियल भेजते हैं, उसके बाद उसके डीएनए मटेरियल को हैक करते हैं और फिर वहां से अपना काम निकालते हैं और वहीं से फिर अपना खाना वाना करते हैं। सो एक्सेप्शंस ऑफ सेल थ्योरी कौन कौन से हैं? तीन यहां से क्वेश्चन आ सकता है। ये देखिए वायरस का, ये वायरस है, वायरस के अंदर एक डीएनए होगा, ये इसका कंप्लीट एक हेड का स्ट्रक्चर हो गया, ये इसका छोटा सा कॉलर, उसके बाद शीथ, शीथ इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल है, और ये उसके कुछ टेल फाइबर्स हैं, ये कुछ उसके टेल फाइबर्स हैं। ऐसे ये देखिए, सो ऐसा, ये वही वायरस है जैसे कोरोना वायरस था, ऐसा ही। सो ए सेलुलर लिविंग बींग्स हैं जो कि एक्सेप्शन है सेल थ्योरी की, वायरस, प्रोइन और वायरोइड्स। यहाँ से सेल थ्योरी से काफी क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। उसके बाद कुछ सिंपल टर्मिनोलॉजी वगैरह हैं, कि जैसे जो सेल वॉल है, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल के अंदर पाई जाएगी। सेल वॉल इज ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल, क्योंकि उसको एक्स्ट्रा कवर करना पड़ता है प्लांट सेल को। सेल मेम्ब्रेन है, वो जो एनिमल सेल है उसका डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर है। सबसे बाहरी जो झिल्ली है वो कौन सी होगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म क्या होगा? साइटोप्लाज्म एक मैट्रिक्स फ्लूइड होगा, एक मैट्रिक्स फ्लूइड होगा जिसके अंदर केमिकल कॉम्पोजिशंस होंगी, जिससे कि क्या होगा? आगे केमिकल रिएक्शंस होंगी। सो मेन एरिया है केमिकल रिएक्शंस के लिए कौन सा? साइटोप्लाज्म। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मेन एरिना फॉर ये क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शंस इज साइटोप्लाज्म। सो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या होता है? एक डेंस बॉडी होती है प्रेजेंट न्यूक्लियस के अंदर। जो न्यूक्लियस है, केंद्रक है, उसके अंदर भी एक डेंस बॉडी होती है, प्रोटीन की बॉडी होती है, जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं। ये यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं। सो ये आपका न्यूक्लियस है, इसको काटा हुआ है बाहर से, और फिर ये जो अंदर आपको दिख रही है एक बॉडी, ये क्या है? न्यूक्लियस। ये एक सेल, सेल का डायग्राम है। उसी के बाद क्रोमोसोम्स, जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि कंडेंस फॉर्म में है, उसको बोलते हैं क्या? क्रोमोसोम्स। डीएनए, डीएनए की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, डाई ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और कई बार पूछा भी गया है कि डीएनए की फुल फॉर्म क्या है? डाई ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। सो क्रोमोसोम्स में एक ये रह गया कि क्रोमोसोम्स हैं कितने? 23 पेयर्स। सो 23 गुणा 2, 46 क्रोमोसोम, 40 क्रोमोसोम होते हैं ह्यूमन के अंदर। और उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइजोसोम्स, ये तीनों जो हैं, इनको हम आगे अच्छे से कंप्लीट देखेंगे, इनका फंक्शन क्या है। उसी के बाद माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल इसलिए क्योंकि ये फ्यूल जनरेट करता है सेल की वर्किंग के लिए। वो फ्यूल है कौन सा? एटीपी, एडिनोसिन ट्राई फोस्फेट। सो एडिनोसिन ट्राई फोस्फेट इज फ्यूल ऑफ द सेल, फ्यूल ऑफ द सेल। सो इसको कौन प्रोड्यूस करता है? हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम पावर हाउस ऑफ द सेल। मैं चीजों को इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर बैठ जाए। ठीक है, ये इसका, ये जो है ये एनिमल सेल का डायग्राम है आपका। इसके अंदर मैं आपको थोड़ा थोड़ा दिखा दूं। सो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर, ये ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये बाद में देखेंगे रफ क्या होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या क्या डिफरेंस है, ये देखेंगे। उसके बाद ये ब्लू ब्लू स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं तीन, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम पावर हाउस। पावर हाउस यही क्या करता है? फ्यूल की जनरेशन करता है सेल की वर्किंग के लिए। उसके बाद ये जो कंप्लीट जो यहाँ पे भरा हुआ है सारा सिस्टम, ये है साइटोप्लाज्म। और उसके बाद गोल्गी एपेरेटस का क्या काम होता है ये हम देखेंगे, और लाइजोसोम्स का क्या वर्क होता है ये देखेंगे। सेल में ये मैंने बताया था, सबसे जो बाहर की जो लेयर है सेल की, सबसे बाहर की लेयर, ये क्या है आपकी? सेल मेम्ब्रेन है। और ये पूछ लेते हैं कि भाई कुछ साइज वगैरह के अंदर। सो माइकोप्लाज्मा जो है, जो कि एक प्रोकार्योटिक सेल है, जिसका साइज होता है 0.3 माइक्रोमीटर, वो सबसे स्मॉलेस्ट सेल है, सबसे छोटा है। और सबसे लार्जेस्ट सेल, सबसे बड़ा सेल, वो कौन सा है? ओस्ट्रिच का एग। जो ओस्ट्रिच का जो ओवम होता है, जो हैप्लॉइड सेल होता है, ओस्ट्रिच का जो एग होता है, वो सबसे बड़ा सेल है। ठीक है, और यहां से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसमें बताऊं एक ट्रिक और यूज करते हैं आपको फंसाने के लिए। सो ये है माइकोप्लाज्मा। ये माइकोप्लाज्मा का, माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं होती, ये आगे बताऊंगा। इसलिए इसका एक दूसरा नाम भी होता है जोकर, क्योंकि इसकी कोई फिक्स शेप साइज नहीं होती,
सेल वॉल है ही नहीं, तो ये कैसा भी स्ट्रक्चर का हो सकता है, किसी भी कैसी भी इसकी शेप हो सकती है माइकोप्लाज्मा की। ये ओस्ट्रिच का एग है, देखो कितना बड़ा है ओस्ट्रिच का एग। सो सबसे बड़ा सेल कौन सा है, ओस्ट्रिच का एग। ये ओवम है ओस्ट्रिच का, ये हैप्लॉइड सेल है। मैं आपको आगे बताऊंगा हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल के अंदर क्या डिफरेंस है, नेक्स्ट चैप्टर के अंदर जो कि है सेल डिवीजन, उसके अंदर बताऊंगा कि हैप्लॉइड और डिप्लॉइड क्या चीज है, क्या टर्म है। उसी के बाद आरबीसी का डायमीटर पूछ ले, जो रेड ब्लड कार्पसल्स हैं, जो ये है रेड ब्लड कार्पसल्स, ये जो रेड ब्लड कार्पसल्स हैं इनका अगर पूछ ले, सो इनका जो आरबीसी का जो डायमीटर है वो है 7 माइक्रोमीटर। आरबीसी का ये बता दिया मैंने आपको डायमीटर। ये क्वेश्चन पूछते हैं सबसे लॉन्गेस्ट सेल, सबसे लंबा, लंबा समझ रहे हैं, लंबा जैसे मैं आज चीज बताऊं आपको, एक तो हो गया सबसे बड़ा, कोई चीज बड़ी है, ठीक है, जैसे हाथी सबसे बड़ा है, लेकिन जिराफ सबसे लंबा है। सो जो लंबा है, जो लॉन्गेस्ट सेल है, वो कौन सा है, न्यूरॉन है, नर्व सेल, ये होता है न्यूरॉन। ये है न्यूरॉन। न्यूरॉन जो है वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कौन कौन सा, जो सेंटर के अंदर नर्वस सिस्टम है, जैसे कि अपना ब्रेन हो गया, हमारा स्पाइनल कोड हो गया। सो इसके अंदर क्या है, ये न्यूरॉन नाम का एक सेल प्रेजेंट होता है, काफी लंबा सेल होता है। इसका काम क्या होता है, मैसेज या सिग्नल्स को ट्रांसफर करना। और प्रोकार्योटिक सेल जो है, जैसे कि जो बैक्टीरिया का जो सेल है, उसका साइज पूछ लेते हैं, वो होता है 3 से 5 माइक्रोमीटर का, इतना काफी है। और ज्यादातर यहीं से क्वेश्चन बनता है, ये जो है स्टेटमेंट्स, लॉन्गेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल और स्मॉलेस्ट सेल, लॉन्गेस्ट सेल, इनके ऊपर क्वेश्चन बनता है, इनका साइज भी पूछ सकते हैं। सो सबसे लंबा हो गया आपका न्यूरॉन, सबसे बड़ा हो गया ओस्ट्रिच का एग, सबसे छोटा हो गया माइकोप्लाज्मा। और रेड ब्लड कार्पसेल्स जो आरबीसी हैं, उनका 7 माइक्रोमीटर तक क्या होता है, डायमीटर होता है। सो ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं आपके। और आज के लिए काफ़ी है। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम प्रोकार्योटिक सेल के बारे में देखेंगे, जो एक बैक्टीरियल सेल है, वो कैसे फंक्शन करता है। और थैंक यू, ये काफ़ी बड़ी और काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो रही होगी आपके लिए। सो बने रहिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक करिए, कमेंट करिए। और अगर मैं कुछ और इनोवेट कर सकता हूँ या फिर मुझे कुछ और सुधार की ज़रूरत है तो प्लीज़ बताइए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद।